जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल ब्रिलियंट IQ पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कंप्लीट MCQ को कवर करेंगे, ठीक है। और MCQ को थ्रू ही पूरा मौर्य साम्राज्य कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए अपने इस लेक्चर को देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक साइड लिखा है प्रांत और दूसरी साइड लिखा है राजधानी। जैसे लिखा है उत्तरापथ, उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो क्या थी? तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। अगला प्रांत है अवंतीरट, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। फिर अगला है कलिंग, कलिंग की तोसली। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। और प्राच्य या पूर्व प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका अच्छे से उत्तर देना है, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। पहला भारतीय साम्राज्य किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में पहला साम्राज्य को स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जो ऊपर पूछा गया था आपसे ये 2002 में पूछा गया था। यानी पेपर कितने साल बाद रिपीट हो गया? 18 साल बाद। यानी आपको जब भी पेपर देने जाना है पिछले 25 सालों का पेपर रिपीट करके जाना है, अच्छे से देखकर एनालिसिस करके जाना है पेपर में। तो पूछा है पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो जो ये 4 राजवंश दिए गए हैं इनमें सबसे पुराना राजवंश कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पुराना हम देखें तो हमें मिलेगा मौर्य वंश। कौन मिलेगा? मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश हमें देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन देखने के लिए हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये 46 BPSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसका नाम है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी थी, विशाखा दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी थी और ये किसके टाइम के थे? ये किसके टाइम के माने जाते हैं? ये चंद्रगुप्त के टाइम के थे। किसके टाइम के थे? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा कैसे सेंड्रोकोटस कहा गया? जो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? सेंड्रोकोटस जो कहा गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। किसको कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। और जो इसकी पहचान है सर्वप्रथम किसने की थी कि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन किसने ये बात बताई कि जस्टिन ने बोला था? किसने इसकी पहचान की थी? उसका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या? नेपोलियन, ठीक। और ये गुप्त काल से रिलेटेड रहे थे और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से फेमस थे। चंद्रगुप्त द्वितीय किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से कौन फेमस थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो अभी अभी आपको बताया मैंने, विलियम जोन्स ने ये किया था। ये कब पूछा गया? 2008 में। और ये कब आपसे पूछा गया था? उत्तराखंड ने 2016 में इसे पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखो क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर
महान की भेंट का उल्लेख किया है? इनमें से ऐसा कौन चारों में से ऑप्शन सही है जिसने उल्लेख किया है सेंड्रोकोटस के बारे में? तो अभी अभी आपने देखा था, उसका नाम था जस्टिन। क्या नाम था? जस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। जो कौटिल्य थे वो किसके प्रधानमंत्री रहे थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे थे। कौटिल्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। जो चाणक्य थे यानी कौटिल्य, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता था। कौटिल्य का ही नाम जो था वो चाणक्य नाम से भी ये फेमस थे। ठीक है, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना गया। ठीक, इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या? उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र था इसमें जो मैक्सिमम चीजें थी वो राजनीति शास्त्र पर थी। किस पे थी? राजनीति शास्त्र पर लिखी गई ये बुक थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य जो थे अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? मैंने आपको बताया था कि चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था इनमें से? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो क्या था? विष्णुगुप्त। विशाखा दत्त के बारे में मैंने आपको बताया था। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की क्या की थी? रचना की थी। किसकी? मुद्रा राक्षस की रचना की थी। ये IAS 1993 में आया हुआ एग्जाम है। ठीक, में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र वो किस पर ज्यादातर आधारित है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो राजनीति शास्त्र पर ज्यादा आधारित रही, लेकिन उसमें आर्थिक संबंध के बारे में भी बताया गया है, विदेश नीति के बारे में भी बताया गया है और धन संचयन के बारे में भी बताया गया है। यानी एक से अधिक इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगर ये पूछा तो मुख्य रूप से तो आपको बी ऑप्शन मारना होता, लेकिन इसमें पूछा किस विषय पर, तो उपयुक्त में से चारों ही ऑप्शन क्या है? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है? तो क्या है? शासन के सिद्धांतों की ये क्या है? एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? राज्य का 7वां अंग इनमें से कौन सा है? तो राज्य का 7वां अंग इनमें से हो जाएगा मित्र। मित्र को जो है वो राज्य का 7वां अंश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मत देखिए, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए हैं और 4 में से एक चुनना है और अच्छे से अच्छा चुनना है। तो आप किस पे चुन लेंगे? राजनीतिक नीतियों पे ज्यादा प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? इनमें से ऐसा कौन सा शासक है, इनमें से ऐसे कौन है जिनकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो उसका नाम है चाणक्य। क्या? चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र की जो तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में डिमेकस भारत आया था? किसके शासन काल में जो है वो डिमेकस भारत में आया था? तो डिमेकस भारत में आया था बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। डिमेकस को ही डाइमेकस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डाइमेकस बोल दो, डिमेकस बोल दो, एक ही बात है। कहीं एक अक्षर चेंज करे और आप क्वेश्चन का आंसर ही चेंज कर दे तो मैंने आपको बता दिया, डिमेकस और डाइमेकस दोनों सेम वर्ड हैं। ठीक, और जो डाइमेकस था वो किसके स्थान पर आया था? तो वो आया था मेगास्थनीज के स्थान पर इसको भेजा गया था।
मेगास्थनीज के स्थान पर किसको भेजा गया था? डिमेकस को भेजा गया था। मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी। किसकी? इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2020 में आया हुआ है एमपीपीसीएस में, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती को जीता और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख इन चारों में से किस में दिखाई देता है? तो दिखाई देता है बुद्ध घोष की समंत पसादिका में। ठीक है, बुद्ध घोष की समंत पसादिका में ये बात दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, किस चीज का बना था? ईंटों का, लकड़ी का, पत्थर का या मिट्टी का? तो घर बना था ईंटों का। क्या क्या क्वेश्चन पूछती है देखो, किसका घर बना था? लकड़ी का। किस प्राचीन नगर के अवशेष किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कुम्भहार स्थल से किस प्राचीन नगर के वो प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। जो बुलंदी बाग है वो प्राचीन स्थान कहाँ पर स्थित था? तो वो था पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? दक्कन की विजय इनमें से किस मौर्य राजा ने प्राप्त की थी? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त। किसने? चंद्रगुप्त ने ये विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? पहली बार इन तीनों को किसने जीता था? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहली बार इन तीनों को, मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को जीता था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऐसा अभिलेख जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है वो पश्चिमी भारत पर भी था, वो कौन सा अभिलेख है? तो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। का रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, और जो आप ये देख रहे हैं ये जो अभिलेख है इसके बारे में है कि 150 ईस्वी के आसपास रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के अंतर्गत सौराष्ट्र मतलब गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त, किसने? पुष्यगुप्त, जो पुष्यगुप्त थे उनके द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण कराया गया। ठीक है, इसका जिक्र मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। ये कब पूछा गया क्वेश्चन है? 94 में। कितने साल बाद रिपीट हुआ? 16 साल बाद। कहां पर? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? उसको हराया था चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने। जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकोटर को हराया तो उसके बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकोटर की पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। किससे? हेलेना से विवाह कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? किस वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, मानचित्र दिया हुआ है आपको ये, और बोला गया है कि किस राजवंश से ये संबंधित मानचित्र है। ठीक, ये मानचित्र किस राजवंश से संबंधित है? तो ये जो अफगानिस्तान में सेल्यूकस को हरा के मौर्य साम्राज्य ने जो पूरा ये अखिल भारतीय का एक
नक्शा ये तैयार किया था, इस पे मौर्य साम्राज्य का राज, जहाँ मैं आपको ये स्केच खींच के दिखा रहा हूँ। तो ये मौर्यों का हिसाब का क्षेत्र रहा था। किसका? मौर्यों का। किसके टाइम पीरियड में? अशोक के टाइम पीरियड में इतना बड़ा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हो चुका था। तो अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक। ठीक, ये यूपीएससी ने 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? राजधर्म की स्थापना किसने की थी? सहिष्णुता, उदारता और करुणा पे, तो उसका नाम था अशोक। अशोक ने इन तीनों के ही आधार पर धम्म नीति चलाई थी। क्या? धम्म नीति। कलिंग युद्ध के बाद जब भयानक नरसंहार हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग बंदी बनाए गए, उसके बाद कलिंग ने शैव धर्म को त्याग कर, अशोक ने शैव धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। इसको? बौद्ध धर्म को, यानी शांति को अपनाया। और उसके बाद ही अशोक ने धम्म नीति लेके आया। उस धम्म नीति के अकॉर्डिंग ही सहिष्णुता, उदारता और करुणा राजधर्म की स्थापना की गई, जो की थी अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग अशोक के क्षेत्र में सम्मिलित था, लेकिन श्रीलंका अशोक के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। यहाँ श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था, लेकिन ये बौद्ध धर्म में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख कौन सा अभिलेख में अशोक ने किया है? तो अशोक ने इसका अभिलेख द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया है। ठीक है, द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया है। आपको बता दूं कि अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले को बोला जाता है शिलालेख, दूसरे को स्तंभ लेख, और जो तीसरा है उसे कहा जाता है गुहा लेख। क्या? गुहा लेख। ठीक है, तो जो अशोक का द्वितीय मुख्य शिलालेख था, उसमें दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ था। मुख्य रूप से चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र आदि भारतीय राज्यों का इसमें उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। भारत का प्रथम अस्पताल का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक ने भारत के पहले अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या था? अशोक ने, मैंने बताया आपको, कलिंग युद्ध के टाइम पर शैव धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि अशोक ने अपने शिलालेखों पर अपने नाम का उल्लेख देव नाम प्रिय के रूप में किया है। किसका? देव नाम प्रिय के रूप में किया है। देव नाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। और आपको बता दूं कि अशोक राज सिंहासन पर कब बैठा था, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो 272 ईस्वी पूर्व अशोक राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध सम्मति होने का उल्लेख मिलता है? तृतीय बौद्ध सम्मति जो समिति थी वो किसने कराई थी? अशोक ने करवाई थी। इसका उल्लेख आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो वो आपको दीपवंश और महावंश में इसका उल्लेख आपको देखने के लिए मिलता है। और ये जो तृतीय समिति हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में कराई गई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म आपको मैंने एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट कवर किया है,
तो आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने सारी समितियों, सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी चीज़ों को वहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। और ये जो तृतीय समिति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष का नाम था मेघलीपुत्र तिस्त। क्या नाम था? मोगलीपुत्र तिस्त, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चारों बौद्ध शासक में बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन रहे हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन रहे हैं, इनमें से ये पूछ रहा है, ठीक। तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित रहे हैं और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को माना था। चंद्रगुप्त जैन और ये आजीवक। और अशोक और दशरथ किससे संबंधित रहे थे? बौद्ध धर्म से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। रज्जुक थे, रज्जुक को क्या कहा जाता था उस टाइम पे? रज्जुक का अर्थ क्या था? तो मौर्य शासन के अधिकारियों को रज्जुक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते थे? जो सार्थवाह थे वो किसे कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को। किसको? व्यापारियों के काफिलों को, कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई। और जो इसका उल्लेख है सार्थवाह का, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? इनमें से ऐसा कौन सा अधिकारी था जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो उसका नाम था अग्रहरिक। ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। युक्ति, रज्जुक और प्रादेशिक, ये तीनों ही मौर्य प्रशासन के भाग रहे थे। जो युक्ति होते थे वे जिले के अधिकारी होते थे। कहाँ के? जिले के अधिकारी, ठीक है। जो राजस्व का वसूल करते थे, किसका? टैक्स वसूल करते थे। और आपको बता दूं, रज्जुक जो पहले राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार दे दिया गया। क्या? न्यायिक कार्य। रज्जुक न्यायिक कार्य से संबंधित रहे थे। प्रादेशिक को मंडल का प्रधान, मंडल प्रधान था। क्या था? मंडल प्रधान। मंडल प्रधान के नाम से इसे जाना जाता था। और ये न्याय का कार्य भी किया करता था। किसका? न्याय का कार्य भी किया करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया? तो सारनाथ का किसने कराया? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? इनमें से सर्वश्रेष्ठ जो स्तूप है वह सांची का स्तूप। कहाँ है? सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? एमपी में रायसेन जिले में। कहाँ? रायसेन जिले में ये है। कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। और आप देख रहे हैं जो भरहुत का स्तूप, भरहुत का, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका एमपी में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। और कहाँ? सतना जिले में। कहाँ? सतना जिले में। एमपी के सतना जिले में ये स्थित है, ठीक है। और आपको बता दूं मैं, सांची और बरहुत, सांची और बरहुत को आप देखेंगे तो इन दोनों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।
इन दोनों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन दोनों की खोज की थी। जो अमरावती का स्तूप आप देख रहे हैं, अमरावती का स्तूप, ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन से जिले में? गुंटूर जिले में। गुंटूर जिले में ये स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। अमरावती स्तूप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और जो सारनाथ का आप स्तूप देख रहे हैं, सारनाथ स्तूप, ठीक है, ये गुप्त कालीन है, ये गुप्त काल में बनाया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ जो स्तूप था वो कौन सा था? सांची का स्तूप था। बाकी मैंने चारों ऑप्शन को आपके सामने खोल के रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये तो जग जाहिर है कि सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? फिर क्वेश्चन रिपीट है, कितनी बार हुआ है? एमपी पीसीएस का तो फेवरेट सवाल लगता है मेरे को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम यह भी था। सांची का जो प्राचीनतम नाम क्या था? सांची को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? तो सांची को काकड़ाम, काकड़ाम नाम से भी बुलाया जाता रहा है। सांची को काकड़ाम के नाम से भी बुलाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, दोनों का मिलान करने के लिए कह रहा है। तो मिलान करते हैं दोनों का। कह रहा है कौशाम्बी, कौशाम्बी का जो स्मारक है या भग्नावशेष है वो कहाँ पर है? तो कौशाम्बी का घोषिताराम, घोषिताराम मठ। कौशाम्बी का किससे मैच हो जाएगा? घोषिताराम मठ से हो जाएगा। कुशीनगर का हो जाएगा आपका रानाभार स्तूप। सारनाथ सबको पता है, धमेक स्तूप। और श्रावस्ती सहेत महेत। यानी आपका ऑप्शन होगा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1, 4 कहीं दिख रहा है आपको? 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग नहीं, प्राकृत भाषा का उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। वैसे अशोक के शिलालेखों में बहुत से भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कभी आपसे पूछ दे, ई ऑप्शन दे के बीपीएससी ने पूछ दिया 1 से अधिक, तो आप 1 से अधिक ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में कौन सा अभिलेख लिखा गया है? तो शहबाजगढ़ी जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। कौन सा? शहबाजगढ़ी। और एक और है जो खरोष्टी भाषा में लिखा गया है, मानसेहरा। एक और है मानसेहरा। ये शिलालेख भी किसमें लिखा गया है? खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा पर लिखे गए हैं? तो अशोक के ही थे जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उर्दवाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ठीक, तो किया गया पत्थर की पट्टियों पर जो शिलालेख बनवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे, उस पट्टियों पर जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। और इसको जो सबसे पहले पढ़ा था उनका नाम था जेम्स प्रिंस, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस ने।
यहां पर इस क्वेश्चन को पूछा गया तो आपको ये देखिए, क्वेश्चन को एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जिस टॉपिक पे आपसे सवाल पूछा जाए उस टॉपिक के धागे उतार दो। सीरियसली बता रहा हूं, उस टॉपिक के धागे उतार दो, आपको जरूर वो क्वेश्चन अगले से अगले साल या किसी ना किसी एग्जाम में घुमा फिरा के देखने के लिए जरूर मिलेगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? फिर क्वेश्चन आया ना ये 2014 में, तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? मैंने कहा था ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा और 100% यहीं से पूछेगा। और आप देखिए कि आपको क्या उत्तर देना है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था, अभी बताया था आपको मैंने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? फिर घुमाया, जेम्स प्रिंसेप ही नाम था इनका भी भैया का, फेमस आदमी हैं। आयोग इनको बार बार रिपीट करके पूछता है। ठीक है, अब देखो लोग कहते हैं यूपीएससी का पेपर रिपीट नहीं होता। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को कब पूछा है? 2016 में पूछा है। और पीसीएस ने इन क्वेश्चन को कब पूछा है? 2003 में, 2008 में, 2014 में, 2010 में। और यूपीएससी इसको कब पूछ रहा है? देखो फिर हो गया रिपीट। 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, सम्राट अशोक के राजादेशों को सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? अभी मैंने आंसर आपको बताया था, जेम्स प्रिंसेप। क्या? जेम्स प्रिंसेप ने ये काम किया था। ठीक है, अब उसके बाद से फिर से वही चीज, मौर्य साम्राज्य के पेशावर निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। जो उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे वे किस भाषा में लिखे गए थे? तो वे लिखे गए थे खरोष्टी भाषा में। किस भाषा में लिखे गए थे? खरोष्टी भाषा में लिखे गए थे। और वो दो भाषा कौन से थे? मैंने आपको बताया था, एक का नाम था शाहबाजगढ़ी और एक का नाम था मानसेहरा। क्वेश्चन को अब घुमाया है, पहले पूछा था खरोष्टी भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया था, और अब पूछा है कि जो दो अभिलेख हैं जो उत्तर पश्चिम में स्थित हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। और ये देखिए कब पूछा गया? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। ब्राह्मी लिपि का जो पता चला वो कहां पर चला था? तो वो चला था अनुराधापुर में। कहां चला था? अनुराधापुर में। अनुराधापुर कहां स्थित है आपको पता होना चाहिए, यह है श्रीलंका में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली कौन सी लिपि थी? तो वो थी खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं लिखी जाती थी? क्या नाम था? खरोष्टी। बीपीएससी ने इसको 2019 में पूछा है और ये क्वेश्चन एक बार कब आ चुका है? यूपीएससी 1997 में आ चुका है। तो आप बताओ, आपको अगर पेपर में जा रहे हो तो आपको किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर छोड़ना है या उसको 25 साल का पेपर पूरा एनालिसिस करके जाना है? 100% सवाल वहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। क्या? प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, धर्मदेव, प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। ये 2019 में पूछा। फिर देखो, फिर बीपीएससी ने यूपीएससी को 1995 के क्वेश्चन को कब उठा के पूछा? 2019 में उठा के पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया जाता है? तो उसका नाम है अशोक। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक व्यक्त अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड हैं, स्तंभों का सेफ्ट शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो कौन सा इनमें से क्या है सही है और कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो ये सही है, ये भी सही है, अखंड है, स्तंभों पर सेफ्ट शुंडाकार है।
लेकिन ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, ये स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है, बल्कि ये जो स्थापत्य है उससे पृथक है। क्या है? उससे पृथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणियों अशोक, राजा अशोक नाम मिलता है? राजा अशोक यानी रणियों अशोक कौन सा अभिलेख में देखने के लिए मिलता है? तो उसका नाम है कंगन हल्ली। कंगन हल्ली में जो अभिलेख है उस पे अशोक का नाम क्या लिखा हुआ है? रणियों अशोक। कंगन हल्ली कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे इस चीज को पूछा जाता है। भीमा नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो उसका नाम है मॉस्की में। किसमें? मॉस्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मॉस्की के अलावा ऐसे कौन कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख और मिलता है? तो उसका नाम है एक का गुर्जरा, नेत्तूर और उडे गोलम। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडे गोलम, इन सब में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? अशोक का नाम किस में उल्लेखित है? अभी अभी आपको बताया था, क्वेश्चन RAS में रिपीट हुआ, मॉस्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नाम उल्लेखित है? 2015 में फिर पूछा गया है, तो अभी बताया था गुर्जरा में। अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है। जो अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से संबंधित रहा था। वो किससे संबंधित रहा था? बुद्ध के जन्म से संबंधित रहा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। जो अशोक है उसने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्षों के बाद किसकी यात्रा की? लुम्बिनी की। लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है। और वहां पर रुम्मनदेही स्तंभ लेख स्थापित किया। तो कभी आपसे पूछ ले रुम्मनदेही स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? लुम्बिनी में। कहाँ स्थित है? लुम्बिनी में। अशोक ने अपने कितने राज्याभिषेक के कितने साल बाद लुम्बिनी की यात्रा की? 20 साल बाद। और इसमें अशोक के जन्मभूमि होने का कारण लुम्बिनी ग्राम को, ये जो लुम्बिनी है ये बौद्ध का जन्म स्थान था। क्या था? बौद्ध का जन्म स्थान। इसलिए अशोक ने यहाँ के टैक्स को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। कितना कर दिया था? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था यहाँ पे टैक्स को, क्योंकि ये किसका जन्म स्थल था? बुद्ध का। और अशोक ने 20 साल बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है कहाँ स्थित है? आप बताओ। अब गुर्जरा तो आपको बताना पड़ेगा भैया कहाँ स्थित है। तो गुर्जरा स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। गुर्जरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जिला आपसे पूछ ले तो दतिया जिला में। किस जिले में? दतिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मगध का सम्राट अशोक ने अपने आप को कौन से स्तंभ लेख में बताया है? तो वो है मॉस्की में स्वयं के नाम का उल्लेख है। रुम्मनदेही जो है वो लुम्बिनी में आपको अभी समझाया था मैंने। तो भब्रू स्तंभ लेख है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी क्यों प्रसिद्ध है भाई? कालसी स्थित कहाँ पर है और प्रसिद्ध क्यों है? तो कालसी अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। और कालसी आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे कि कहाँ स्थित है, ठीक है। कालसी कहाँ स्थित है, ठीक। मैं आपको एरिया चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ।
फिर आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, अब सब मुझे बताएंगे कि कालसी कहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो कहाँ मिली है? कालसी में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट में मिलता है? किस में मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में देखने के लिए मिलता है। किसमें मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में। और अशोक ने जो युद्ध लड़ा था अपने शासन के 8वें साल लड़ा था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आप। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किसमें ज्ञात होता है? अभी आपको बताया था। ये कब पूछा गया है आपसे? यूपीएससी ने 1998 में क्वेश्चन पूछा है और यहाँ यूपीपीसीएस ने से 2016 में पूछ लिया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ ज्ञात होता है? तो 13वें शिलालेख में ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? धार्मिक सहिष्णुता उसके किस अभिलेख में हमें देखने के लिए मिलता है? तो अशोक के 12वें शिलालेख में उसके धार्मिक सहिष्णुता का हमें परिचय देखने के लिए मिलता है। ठीक, भबरू में अशोक ने स्वयं को अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध। निम्नलिखित में से यूपीएससी ने 2020 में पूछा है क्वेश्चन, देखना रिपीटेड है या नहीं है, आप बताना। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? बढ़ा दिया क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडन करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये वाक्य किसका है? तो नॉर्मल सी बात है, धम्ब का प्रयोग किसने किया था? अशोक ने। तो ये वाक्य भी कौन बोलेगा? अशोक। ये यूपीएससी ने 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट हैं संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें कौन कौन से सम्मिलित हैं? संगम राज्य के विषय में जो बता रहे हैं उसमें से कौन कौन सम्मिलित हैं? तो अशोक का दूसरा और 8वां जो शिलालेख है वो संगम राज्य के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक, दूसरा और 13वां। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो चोलों का उल्लेख है, सत्तिपुत्र का भी उल्लेख है और पांड्य राज्य का भी उल्लेख अशोक के अभिलेखों में देखने के लिए हमें मिलता है, लेकिन सातवाहन का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी उत्तर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजन्य संबंध थे, कहाँ का शासक था? जो टॉलमी था वो कहाँ का शासक था? तो मिस्र का शासक था। कहाँ का? मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? जो अशोक का समकालीन था तुर्मय, वो कहाँ का राजा था? तो वो भी मिस्र का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य था जो मिस्र के साथ और सीरिया के साथ राजनयिक संबंध रखता था? तो उसका नाम था मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? यानी अशोक धर्म के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? राजा के प्रति वफादारी, बिल्कुल। शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, एक से अधिक, बिल्कुल एक से अधिक उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? पशु बलि पर रोक लगा दी अशोक ने। ऐसा लगता है कि वह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। कौन सा ऐसा अभिलेख था? तो अभिलेख कौन सा था? वो अशोक के 5वें अभिलेख में
ये पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? कौन सा है इनमें से? शाही आदेश के बारे में क्या है? तो सौगोरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था। फिर कह रहा है भूदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। नहीं, कृषकों ने अशोक के टाइम पे विद्रोह नहीं किया था। यानी पहला ऑप्शन सही और दूसरा गलत है। ए सही किंतु आर गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? जो मेगास्थनीज थे वो भारत में किसके दरबार में आए थे? तो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये किसके दूत थे? तो ये सेल्यूकस निकोटर ने भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकोटर ने। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया? देखो कितनी बार रिपीट होगा, लगातार रिपीट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य का 7 भागों में किसने विभाजन किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज ने, अपनी बुक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में बांटा है। देखो ये 2003 में पूछा है बीपीएससी ने, और यहाँ बीपीएससी ने इसको 2017 में पूछा है। तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस बार का बीपीएससी देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं, या आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं स्टेट सर्विस के, या यूपीएससी भी यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। देखिए कितनी मेहनत की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है? मेगास्थनीज इंडिका की बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? जो चोरी होती थी, चोरी को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था मौर्य काल में? बताओ। सीधे मार दो, कत्लेआम यानी मृत्युदंड। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हमें किसमें देखने के लिए मिलता है? तो मिलता है इंडिका में। किसमें? इंडिका में देखने के लिए हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? नगर प्रशासन के बारे में इनमें से कौन बताता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका ही इसके बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तब से तो बताते आ रहे हैं, इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन है? भैया मेगास्थनीज है। कितनी बार आपकी क्वेश्चन पूछेंगे आयोग भाई। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? माप तौल के बांटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, शिल्पकारों का संरक्षण। इसमें से ऐसा क्या है जो मौर्य काल से ही चलता आ रहा है? इनमें से ऐसा क्या है जो मौर्य काल से ही चलता आ रहा है? बताओ। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से ही अब तक चलता आ रहा है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ठीक है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। संस्कृति, कला एवं साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो संस्कृति, प्रांतीय विभाजन,
और हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये मौर्य काल की देन रही। सोने के सिक्के कुषाणों की देन थी, विम्ब कटफिसस की देन थी, ना कि मौर्य काल की। भाग एवं बलि क्या थे? भाग एवं बलि मौर्य टाइम पे क्या कहलाते थे? तो राजस्व के क्या थे? ये स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर की जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? राज्य के, तो वो जो अधिकारी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सीताध्यक्ष। क्या नाम था? सीताध्यक्ष। ठीक। और जो अग्रोनोमोई था, अग्रोनोमोई, इसका काम क्या था? ये था शुल्काध्यक्ष। क्या था ये? शुल्काध्यक्ष। अग्रोनोमोई क्या था? शुल्काध्यक्ष। नहीं, अग्रोनोमोई जो था वो था आपका शुल्काध्यक्ष जो था, उसको कहते थे आप व्यवसाय एवं व्यापार पर कर वसूलता था। किस पे? व्यवसाय व व्यापार पर टैक्स लेता था ये। और जो अग्रोनोमोई था ये जिले का के अधिकारियों को देखता था। किसको? जिला अधिकारी था ये। और जो अक्राध्यक्ष था वो खानों का नियंत्रण करता था। किसका? खानों का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था। मौर्य काल में जो सीता है उससे क्या तात्पर्य था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता, भाई आपने अभी देखा सीताध्यक्ष, यानी सीता से तात्पर्य भूमि से। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? इनमें से ऐसा कौन था जो राजस्व इकट्ठा करता था? उसका नाम था समाहर्ता। क्या नाम था? समाहर्ता। और जो अनंतपाल था वो सीमा की रक्षा करता था। किसकी? सीमा की रक्षा। सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, सीमा यानी बाउंड्री। आप समझ लें, सीमा की रक्षा करता था। व्यवहारिका, जो व्यवहारिका था उसका नाम, वो मौर्य का कोई अधिकारी था ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का प्रभारी था? माप तौल इनमें से कौन सा अधिकारी किया करता था? तो उसका नाम था पौत्वाध्यक्ष। क्या नाम था? पौत्वाध्यक्ष। और जो पण्या था, पण्या वाणिज्य विभाग को देखता था, यानी बूचड़ खाने को देखता था। किसको? बूचड़ खाने को, वाणिज्य विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? एग्रोनोमोई जो था वो किससे संबंधित था? तो मार्ग निर्माण से संबंधित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पंकोदक सन्निधोरे, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये जो जुर्माना था पंकोदक सन्निधोरे, ये क्या था? ये था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था ये टैक्स। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर टैक्स लिया जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्याय में अस्तित्व में था। धर्म महामात्र, धर्मस्थ्य, रज्जुक, कंकट शोधन। तो ये था धर्म महामात्र, न्यायालय का काम करते थे, और जो कंकट शोधन थे ये न्यायालय का काम करते थे। यानी ऑप्शन नंबर ई क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मतलब राजवंशीय इतिहासों को की वीर गाथा को याद कर लेना वो किसका कार्य था? कंठस्थ कर लेना वो किसका काम था? तो काम था मागध का। किसका नाम था? मागध का। मागध जो थे वो सूत वर्ग से आते थे। किससे? सूत वर्गों से संबंधित रहे थे। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी
पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का सूत्रपात किसने किया था? तो किया था मौर्यों ने। किसने? मौर्यों ने काम किया था। यानी पंचायत की शुरुआत मौर्य काल से ही चालू मानी जाती है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्तो पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ठीक है, किसमें ये अनुमति दी गई है? तो ये दी गई है अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? किसमें है भैया पुनर्विवाह? किसमें वर्जित है? अभी बताया आपको, जस्ट आपको ध्यान में हो तो वो मनुस्मृति में क्या है? वर्जित है। अर्थशास्त्र में वर्जित नहीं है। कहीं आप अर्थशास्त्र लगा के आओ, मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। कौन से खंड में बात की गई है इसकी? तो मनु के 28वें खंड में। किस खंड में? 28वें खंड में इसकी बात की गई है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। मनु ने विदेशियों को क्या स्तर दिया था? तो क्षत्रियों का स्तर मनु ने विदेशियों को दिया था, व्रात्य क्षत्रियों का। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय पर आए। फाहियान, इत्सिंग, मेगस्थनीज, हेंगसांग। ठीक है, उनका कालक्रम सहित हमें बताना है। तो पहले कौन आया था इनमें से? सबसे पहले आपको मेगस्थनीज देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मेगस्थनीज, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे फाहियान, उसके बाद आए थे आपके हेंगसांग और फिर इत्सिंग। ठीक है, जो मेगस्थनीज था वो किसके दरबार में आए थे? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आप सबको पता है, सुनते आ रहे हैं तब से। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित रहे थे। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। जो फाहियान थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित रहे थे। और जो हेंगसांग थे वो हर्ष के काल में आए थे, हर्षवर्धन के काल में भारत में आए थे। ठीक है, और इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी में भारत में आया था। 7वीं ईस्वी में भारत में आया था। यानी 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट रहा था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जी, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश अस्तित्व में आया था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश जो है वो अस्तित्व में आया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की रचना की जो है मृत्यु की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्णों ने की और उसे राज सिंहासन हथिया लिया। उससे राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है। आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की तरफ किस किस शासक ने ध्यान दिया था? तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। झील का नाम क्या था? सुदर्शन झील। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख एक ही साथ मिलता है? दो, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो वह है महाक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? किसमें पाया जाता है भाई? फिर से ऑप्शन देखिए, महाक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। ये क्वेश्चन कब? 2004 में। ये कब? 2016 में। यानी कितने साल बाद रिपीट हुआ? 10 साल बाद, लेकिन रिपीट हुआ। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है?
बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में से इनमें से कौन सा सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ये सही है। और ये क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। नहीं, 6ठी शताब्दी यानी महाजनपद काल, ये महाजनपद काल से संबंधित नहीं रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी यही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर भी होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये पराक्रम से। कहां से? पराक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित करना है। लोथल, लोथल जो था वो क्या था? आप सबको पता है, डायकयार्ड था। बिल्कुल डायकयार्ड था लोथल, ठीक है, यानी बिल्कुल सही है। सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी सही है। राजगीर, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, राजगीर था लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। नालंदा, ग्रेट सीट बुद्ध लर्निंग, नालंदा में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। जो ये राजगीर था, लॉयन कैपिटल और अशोक का युग गलत है। क्योंकि जो सारनाथ है ना, सारनाथ को कहा जाता है लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे समाप्त होता है और मिलते हैं आपसे मौर्य उत्तर काल में। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप पाएंगे कि इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते होंगे कि MCQ लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।